विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का फंक्शन नहीं है। राउटिंग, शेड्यूलिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस या फिर ऑप्शन डी एक्सपीडिटिंग एंड फॉलो अप। तो देखिए अगर आपने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पढ़ा है तो फंक्शन है उसमें, तो उसमें आपने पढ़ा होगा राउटिंग, शेड्यूलिंग और एक्सपीडिटिंग ये फंक्शंस होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस ये जो है फंक्शन नहीं होता है पीपीसी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस और प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन। तो ये प्लानिंग फंक्शन ऊपर है राउटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग, और नीचे कंट्रोल फंक्शन है डिस्पैचिंग, एक्सपीडिटिंग और इंस्पेक्शन। तो पीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन नहीं था। देखिए राउटिंग क्या होता है? राउटिंग मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ पाथ एंड डेवलपिंग ए सीक्वेंस प्री डिसाइडेड, यानी कि ये जो प्रोडक्शन से पहले डिसाइड किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पाथ यानी कि कैसे कैसे जो है क्या सीक्वेंस होगा प्रोडक्शन का। शेड्यूलिंग में टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है, टाइम टेबल एक्चुअली में अलॉट किया जाता है कि कौन सा काम कब होगा, कौन सा काम कब खत्म होगा, स्टार्टिंग टाइम, टर्मिनेशन टाइम। वहीं पर लोडिंग में जो होता है कि कौन से मशीन पे कितना टास्क असाइन किया जाएगा, तो दैट इज लोडिंग। कौन से मशीन पे कितना टास्क असाइन किया जाएगा, दैट इज लोडिंग। और कौन से मशीन पे कितने बजे कौन से टाइम स्लॉट में टास्क असाइन किया जाएगा, दैट इज शेड्यूलिंग। वहीं पे प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन में डिस्पैचिंग होता है। डिस्पैचिंग मतलब कि क्या होता है कि जो राउटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग होता है ये सब कागजों पे होता है, लेकिन जब एक्चुअली में उसको हम परफॉर्म स्टार्ट करना, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग ऑल्सो प्रोवाइड मीन्स फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल प्रोसेस विद द प्लांट प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो भी हमने प्लान किया था और एक्चुअल में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके बीच में कंपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। वहीं पे एक्सपेडिटिंग और इंस्पेक्शन हम आगे भी क्वेश्चन में देख ही लेंगे। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर प्रोडक्शन सिस्टम। आपको बताना कि नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा पॉपुलर प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन या फिर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन ये ऑप्शन प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट प्रोडक्शन आपने नहीं पढ़ा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन जो है पॉपुलर प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द टाइम टेबल ऑफ एक्टिविटी। देखिए अभी आपने पढ़ा कि कौन से ऑप्शन में, कौन से प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के फंक्शन में जो है हम टाइम टेबल शेड्यूल करते हैं, टाइम सेट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में क्या जाता है कि टाइम टेबल सेट किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज कब परफॉर्म की जाएगी, स्टार्ट कब होगी, टर्मिनेट कब होगी, खत्म कब होगी। नेक्स्ट है एक्सपेडाइटिंग। तो एक्सपेडाइटिंग जैसे बताया था कि सिक्योरिंग द क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड कंपोनेंट, यानी कि एक्सपेडाइटिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से फॉलो अप करना होता है कि हम जो भी क्वालिटी, जो भी गुड्स कंपोनेंट्स हैं वो उनका टाइमली डिलीवर हो रहा है, क्वालिटी उनकी अच्छी है, सही है, कोई दिक्कत उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है। द शेड्यूलिंग इज नॉट रिलेटेबल इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन से में शेड्यूलिंग जो है रिलेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी एक्टिविटीज में? कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, जॉब ऑर्डर में, असेंबलिंग में या फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में। तो देखिए शेड्यूलिंग में क्या होता है कि टाइम टेबल सेट किया जाता है। तो ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, यहाँ पे जो है शेड्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है, फिर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस वहाँ पे काम होने रहना है, तो वहाँ पे शेड्यूलिंग का कोई मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा पीपीसी का पार्ट नहीं है? तो फॉलो अप, फाइनेंशियल लेवरेज, राउटिंग, शेड्यूलिंग। तो देखिए राउटिंग, शेड्यूलिंग, फॉलो अप, एक्सपेडाइटिंग, डिस्पैचिंग ये क्या है? ये पीपीसी के पार्ट हैं, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज ये जो है पीपीसी का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनेंशियल लेवरेज इज नॉट द पार्ट ऑफ ए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज द। तो किसी भी पीपीसी का प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर, ऑप्शन बी टू इन्वेंट्री स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू सम प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का देखेंगे तो आप यहाँ पे दोनों ही क्या है, प्राइमरी कंसर्न होते हैं कि प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए कस्टमर को, और इन्वेंट्री भी हमारे पास इतना मैनेज होकर रखें कि जो भी हमारा प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्वेंट्री पूरी हो जाए। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है laying down the path for the work to follow and the order in which the various operation will carried out, establishing the path and sequence of the operation refers to। तो आपको बताना है कि क्या होगा जहाँ पे हम पाथ को इस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से रास्ते से जाएगा और कौन कौन से सीक्वेंस से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। तो अभी आपने स्टार्टिंग हमने इसको डिस्कस किया, तो क्या होता है? ऑप्शन ए राउटिंग कहते हैं, रूट डिसाइड करना, पाथ डिसाइड करना, रूट। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी डन एंड फिक्सिंग द टाइम टेबल फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन रिफर्स टू। तो जब फिर से आ गया क्या कि कौन सी क्वांटिटी का वर्क डन करना है और टाइम टेबल क्या होगा उसके लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शेड्यूलिंग, शेड्यूल तय करना।
नेक्स्ट है टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू चेकअप वेदर वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान एंड हाउ फार देयर आर वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेट अर्लियर रिफर्स टू, यानी कि जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है और जो भी हमने डिसाइड किया था, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे कितना वेरिएंस है, कितना चेंज हुआ है, कोई ज़्यादा डाइवर्ट तो नहीं हो गया अपने स्टैंडर्ड से, तो इसको चेक करना क्या कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फॉलो अप करना, कि हाँ जो भी हमने डिसाइड किया था, जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉलो अप कहते हैं, या फिर एक्सपेडिटिंग भी कहते हैं एक तरीके से। वहीं पे इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन यानी कि कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड टू इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। इंस्पेक्शन क्या करते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, या फिर जो भी हमने असेंबल किया है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं इंस्पेक्शन में। फॉलो अप में हम चेक करते हैं कि जो भी हमने प्लान किया था वो अकॉर्डिंगली उसके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हमने कहीं पे डाइवर्ट तो नहीं हो गए, तो उसको हम कहते हैं फॉलो अप करना। शेड्यूलिंग में टाइम टेबल शेड्यूल होता है, राउटिंग में पाथ को डिसाइड करते हैं। तो ये पीपीसी के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पार्ट होते हैं, इसको आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चंस होंगे लेकिन घुमा फिरा के स्टेटमेंट अलग से आपसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हिच जॉब टू स्टार्ट फर्स्ट एंड इन व्हाट ऑर्डर अदर जॉब शुड बी प्रोसेस्ड ऑन द मशीन और इन वर्क सेंटर। तो आपको बताना है कि किसमें जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा जॉब पहले स्टार्ट होगा और किस ऑर्डर में है जॉब प्रोसेस किया जाएगा किसी भी मशीन पे या फिर किसी भी वर्क सेंटर पे। तो जॉब सीक्वेंसिंग, प्रायोरिटी रूल, बैच प्रोडक्शन या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से सीक्वेंस किया जा रहा है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कैसे क्या ऑर्डर होगा जॉब का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है जॉब सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मीट ड्यू डेट्स, यानी ड्यू डेट्स जो भी होते हैं, लास्ट डेट जो होता है हमें कंप्लीट करना वहां तक टास्क, वो उसको पाना। मिनिमाइज लीड टाइम को कम से कम मिनिमाइज कर रखना। मिनिमाइज सेटअप टाइम एंड सेटअप कॉस्ट और सेटअप टाइम को भी मिनिमाइज करना। फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो शेड्यूलिंग का बट ऑब्वियस सी बात है कि तीनों ही काम, यानी कि लास्ट डेट से पहले काम को कंप्लीट करना, लीड टाइम को कम करना, सेटअप टाइम और सेटअप कॉस्ट को कम करना ही जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है शेड्यूलिंग का। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टार्ट्स फ्रॉम सम डेटा इन द फ्यूचर एंड शेड्यूल्स द रिक्वायर्ड ऑपरेशन इन रिवर्स सीक्वेंस। तो आपको बताना है कि डैश यानी कि कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से है जहां पे हम जो है फ्यूचर में कोई डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग शुरू करते हैं और रिवर्स सीक्वेंस में जो हम ऑपरेशन को शेड्यूल करते हैं। तो ऑप्शन ए है शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी है बैकवर्ड शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे शेड्यूलिंग की बात तो हो रही है, लेकिन क्या है, बैकवर्ड रिवर्स सीक्वेंस में शेड्यूल किया जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन बी बैकवर्ड शेड्यूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द टाइम्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए मोशन। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें कि हम जो है सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए मोशन, यानी कि किसी भी मोशन को कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम लगेगा उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं। किसमें, मेथड स्टडी में, मोशन स्टडी में, टाइम स्टडी में, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, टाइम स्टडी में। हम टाइम स्टडी जो है आपने टॉपिक पढ़ा होगा, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। तो टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं, टाइम जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क एज ए मीन ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव मेथड। तो यहाँ पे किसी चीज़ की स्टडी हो रही है कि कैसे आप जो है कोई भी प्रपोज्ड वर्क को परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो गया, मेथड, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है मेथड स्टडी, की किस तरीके से कोई भी प्रपोज्ड वर्क को आप परफॉर्म करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, क्या टाइम रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज टाइम स्टडी। और जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि कैसे प्रपोज्ड काम को किया जाएगा, तो दैट इज मेथड स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन मोशन थ्रू रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को मोशन में लेके आना, काम शुरू कर देना, ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को रिलीज करके, तो उसको क्या कहते हैं, टाइम स्टडी, फॉलो अप, डिस्पैचिंग या फिर नन ऑफ दिस। देखिए टाइम स्टडी में टाइम स्लॉट को हम डिस्कस करते हैं, फॉलो अप में हम रिव्यू करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग में कहता है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को मोशन में लेके आते हैं, स्टार्ट कर देते हैं काम करना, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को रिलीज करते हैं, तो डिस्पैचिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग डेली प्रोग्रेस of work in each shop in a prescribed performa and to investigate the cause of deviation from the planned performance and to take necessary action। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए है फॉलो अप, मोशन स्टडी, अब टाइम स्टडी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपोर्टिंग डेली प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी कि डेली जो प्रोग्रेस हो रहा है वर्क का हर शॉप में उसको रिपोर्ट करते हैं और प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा में, और उसको फिर बाद में इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। अगर कोई डेविएशन होता है तो प्लांट परफॉर्मेंस से कोई डेविएशन होता है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और नेसेसरी एक्शन भी लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फॉलो अप, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी या फिर ऑप्शन और डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉलो अप। फॉलो अप में क्या है, चेक करते हैं कि डेली प्रोग्रेस जो हमारा हो रहा है वर्क का उसमें कोई डेविएशन तो नहीं हुआ है, जो भी हमने प्लान किया था परफॉर्मेंस से, तो इसको क्या कहते हैं, फॉलो अप लेना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव कौन सा है नीचे दिए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है टू एलिमिनेट ऑल नॉन प्रोडक्टिव एंड इनइफेक्टिव मोशन, ऑप्शन बी है टू डेवलप मोर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ मूवमेंट, ऑप्शन सी ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी ए एंड बी मोशन स्टडी यानी कि मेथड। तो बट ऑब्वियस बात है कि जो भी नॉन प्रोडक्टिव और इनइफेक्टिव मोशन है उनको हटा देना है और एक ऐसा मोर इफेक्टिव और प्रोडक्टिव पैटर्न जो है डेवलप करना मूवमेंट्स का, जहाँ पे हमारा इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिव पैटर्न जो है अच्छा हो जाए। नेक्स्ट है वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ। तो वर्क स्टडी किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है, इफेक्टिव यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन वर्क, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बट ऑब्वियस बात है वर्क स्टडी में हम इन तीनों की ही जो है इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि प्लांट और इक्विपमेंट को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और ह्यूमन वर्क को इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज। तो वर्क स्टडी को हम और क्या कहते हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या फिर टाइम मोशन दोनों या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए वर्क स्टडी के अंदर ही टाइम स्टडी और मोशन स्टडी दोनों आता है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क स्टडी में क्या होता है, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट यानी कि टाइम स्टडी। मेथड स्टडी क्या है, तो टू सिंप्लीफाई जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग वर्क। मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं कि बेस्ट तरीका, इफेक्टिव और इफिशियंट मेथड जो है आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी काम को करने का। वहीं पे वर्क मेजरमेंट या फिर टाइम स्टडी क्या होता है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एन ऑपरेशन। यहाँ पे हम टाइम से रिलेटेड चीज देखते हैं कि कोई भी काम कितने कम समय में अच्छे से खत्म करके कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो मेथड स्टडी, वर्क स्टडी यानी कि वर्क मेजरमेंट यानी कि टाइम स्टडी दोनों मिला के वर्क स्टडी कहलाता है और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर इज मेथड स्टडी इज। तो मेथड स्टडी में प्रोसीजर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल, मेंटेन। ये करेक्ट ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये याद रखना होगा। इन प्रोसेस चार्ट द सिंबल यूज्ड फॉर स्टोरेज इज। तो जो प्रोसेस चार्ट होता है उसमें जो सिंबल यूज होता है स्टोरेज के लिए वो कौन सा सिंबल होता है, सर्कल, स्क्वायर, एरो या फिर ट्रायंगल। तो ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। स्टोरेज के लिए नॉर्मली ट्रायंगल हम शो करते हैं। तो प्रोसेस चार्ट जो होता है उसमें अगर ट्रायंगल शो किया जाए तो इसका मतलब कि वो स्टोरेज को शो कर रहा है। आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस चार्ट देख सकते हैं जो भी सिंबल्स यूज होते हैं। तो ऑपरेशन के लिए हम सर्कल यूज करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए हम स्क्वायर यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हम एरो मार्क यूज करते हैं, डिले या फिर टेम्पोररी स्टोरेज के लिए हम क्या कहते हैं, डी। वहीं पे स्टोरेज के लिए ट्रायंगल, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन दोनों के लिए हम क्या कहते हैं, स्क्वायर के अंदर सर्कल, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए हम क्या कहते हैं, स्क्वायर के अंदर एरो मार्क का यूज करते हैं। तो ये आपको जो है याद करना होगा। इसी तरीके से द इन्वेंट्री कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑर्डरिंग टू मच दैट कॉस्ट इज कॉल्ड। तो इन्वेंट्री कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑर्डरिंग टू मच, जब आप कुछ ज़्यादा ही जो है सामान ऑर्डर कर देते हैं उस वक्त जो इन्वेंट्री कॉस्ट आती है उसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट, स्टॉकिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर कैपेसिटी कॉस्ट। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए कैरिंग कॉस्ट। यानी कि जब ज़्यादा आप जो है ऑर्डर कर देंगे तो उस वक्त जो कॉस्ट आएगी वो कैरी करने की कॉस्ट आएगी, तो उसको कैरी कॉस्ट कहते हैं। द टर्म ऑब्सोलीन, पिल्फरेज एंड डैमेज कम अंडर द कॉस्ट ऑफ। यानी कि ऑब्सोलीन यानी कि आपका डिग्रेड हो जा रहा है, पिल्फरेज यानी कि स्टोलन चोरी हो गया, डैमेज हो गया, तो कौन से कॉस्ट के अंदर आएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट या फिर नन कॉस्ट। तो बट ऑब्वियस बात है कि ऑर्डर करने में तो पिल्फरेज या फिर डैमेज या ऑब्सोलीन तो होगा नहीं। ये कब होगा, जब आप इन्वेंट्री को होल्ड करके रख रहे हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं तो डिग्रेड भी हो सकता है, स्टोलन या चुरा भी सकते हैं, डैमेज भी हो सकता है। तो ये कौन सा कॉस्ट आएगा, ऑप्शन भी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। जब आप इन्वेंट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा कंसीडर नहीं करते हैं, होल्डिंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर स्टॉक आउट कॉस्ट। तो यहाँ पे हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एक्विजिशन कॉस्ट। इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट में होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि एक्वायर करने में क्या कॉस्ट आई उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट। तो जो एबीसी एनालिसिस है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी का फॉर्म होता है, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एन आइटम इज क्रिटिकल इफ इट यूजेज इज हाई। यानी कि कोई आइटम क्रिटिकल है अगर उसका यूजेज हाई है। ऑप्शन में देयर आर यूजली अ फ्यू क्रिटिकल आइटम एंड सेवरल आइटम्स विच आर लेस क्रिटिकल। यानी कि यहाँ पे नॉर्मली जो है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ही आइटम होते हैं वो जो क्रिटिकल होते हैं, बाकी सब लेस क्रिटिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। द सेफ्टी स्टॉक शुड बी हायर फॉर ए आइटम देन फॉर सी आइटम। तो जो सेफ्टी स्टॉक होता है किसी भी प्रोडक्शन में उसके लिए ए आइटम का जो है हायर होना चाहिए और सी आइटम का कम होना चाहिए। फिर ऑप्शन डी एन आइटम इज क्रिटिकल इफ इट्स यूनिट प्राइस इज हाई। यानी कि कोई भी आइटम क्रिटिकल होगा जब उसकी यूनिट प्राइस क्या होगी, हाई होगी। तो एबीसी एनालिसिस में कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, तो एबीसी एनालिसिस होता है वो आप यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं, तो आप यहाँ पे आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए ईओक्यू मॉडल क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। फॉर्मूला है
स्क्वायर रूट टू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये आपको याद करना होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहा जाता है यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने के, इसके अलावा भी फॉर्मूले जो हम यहाँ पे नहीं दिखा पाए हैं वो भी आप फॉर्मूले याद करने होंगे, अपने नोट से आपको देखना होगा। मिनिमम स्टॉक लेवल होता है जहाँ पे री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम है। इसी तरीके से इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यहाँ पे हाई वैल्यू आइटम टू ए, मॉडरेट वैल्यू टू बी एंड रेजिडुअल टू सी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आइटम के बेसिस पे हम जो उसको अलॉट करते हैं, तो जिसकी हाई वैल्यू होती है उसको ए, जिसको मॉडरेट वैल्यू होती है उसको बी कैटेगरी, और जिसको जो बाकी बचता है जो लेस क्रिटिकल होता है उसको सी कहते हैं। वीईडी एनालिसिस यानी कि वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। तो ये वीईडी एनालिसिस यानी वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल यानी जरूरी है जिसके बिना प्रोडक्शन अगर डिले हो सकता है, डिजायरेबल जिसके बिना प्रोडक्ट अगर नहीं भी होता वो प्रोडक्ट तो डिजायरेबल मतलब कि चलेगा, चल जाएगा, प्रोडक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन वाइटल जिसके बगैर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। इसेंशियल प्रोडक्शन डिले हो सकता है, डिजायरेबल प्रोडक्शन चल हो जाएगा लेकिन तब भी उसकी जरूरत पड़ती है। एचएमएल मतलब क्या होता है, हाई मीडियम लो इन्वेंट्री, हाई इन्वेंट्री मीडियम इन्वेंट्री लो इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे हम उसको हाई मीडियम और लो में डिवाइड करते हैं एचएमएल में। वहीं पे एफएसएन में जो इन्वेंट्री होती है वो फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग गुड्स होते हैं। फास्ट मूविंग गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स और नॉन मूविंग गुड्स, यानी कि फास्ट जिनका ज़्यादा यूज़ होता है, स्लो यानी कि जिसका कम यूज़ होता है, लो नॉन मूविंग जिनका बहुत ही कम यूज़ होता है मूवमेंट के बेसिस पे। गोल्फ ये भी एक क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। गोल्फ में क्या होता है, गवर्नमेंट, ऑर्डरली, लोकल और फॉरेन। गवर्नमेंट यानी कि जहाँ पे लीड टाइम, यहाँ पे हमने लीड टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया। गवर्नमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली कि हमें जब हम ऑर्डर करते हैं और जब हमें डिलीवर होता है तो उसमें टाइम गैप ज़्यादा होता है। ऑर्डरली में नॉर्मली जो है टाइम गैप कम होता है, लोकल में टाइम गैप और कम होता है, वहीं पे फॉरेन में ज़्यादा टाइम गैप होता है क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करती है। तो वहीं पे एसओएस होता है, सीजनल एंड नॉन सीजनल इन्वेंट्री होता है। एसडीई स्केयर्स, डिफिकल्ट एंड इजी, इसके यानी कि ऐसी इन्वेंट्री जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है तो उसका स्टॉक हमें बना के रखना होता है। डिफिकल्ट यानी कि मिल तो जाता है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है तो उसके भी स्टॉक हमें बना के रखनी होती है। वहीं पे इजी यानी कि जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, तो ये अवेलेबिलिटी के बेस पे होता है। तो इससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ आइटम के बेसिस पे कौन सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक यूज कर सकते हो, तो एबीसी एनालिसिस। ठीक है, वाइटल, एसेंशियल यानी कि बिना किसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो वीडी एनालिसिस होता है। यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक चाहते हैं तो एचएमएल। वहीं पे मूवमेंट के बेसिस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो एफएसएन। वहीं पे लीड टाइम के बेसिस पे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हो तो गोल्फ लगा सकते हैं। वहीं पे सीजन के बेसिस पे सीजनल एंड नॉन सीजनल, और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एचडीई टेक्निक वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका एबीसी एनालिसिस वो किस पे है, देयर आर यूजली अ फ्यू क्रिटिकल आइटम एंड सेवरल आइटम व्हिच आर लेस क्रिटिकल, यानी कि कुछ आइटम क्रिटिकल होते हैं, कुछ बाकी सारे क्या होते हैं वो कम क्रिटिकल होते हैं। In which inventory classification model the item are classified on the basis of their importance in the production process। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया कि कौन से इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मॉडल में इंपॉर्टेंस के बेसिस पे प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बेसिस पे से क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वीईडी, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल यानी कि बिना उनके प्रोडक्शन होगा ही नहीं, एसेंशियल यानी कि उनके बगैर वो प्रोडक्शन डिले हो सकता है, और डिजायरेबल यानी कि अगर नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा लेकिन डिजायरेबल है उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये होता है वाइटल, वीईडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मेथड। तो नीचे दिए ऑप्शन में पता था कि इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मेथड नहीं है, तो अभी आपने देखा एफएसएन फास्ट स्लो, नॉन एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वीईडी वाइटल एसेंशियल और डिजायरेबल, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो है फीफो ये इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मॉडल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कैरिड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू ईच डिसीजन मेकिंग यूनिट टू मैनेज इट्स ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली इज नॉन एज। तो यानी कि ऐसी इन्वेंट्री जिसको इसलिए कैरी किया जाता है ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करे डिसीजन मेकिंग यूनिट्स को, जिससे कि वो अपना ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सके। तो उसको क्या कहते हैं, सेफ्टी इन्वेंट्री, साइकिल इन्वेंट्री, सीजनल इन्वेंट्री या फिर ऑप्शन डी कपलिंग इन्वेंट्री। तो इस टाइप के इन्वेंट्री को जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं ताकि वो अपने ऑपरेशन को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सके, तो उसको कहते हैं ऑप्शन डी कपलिंग इन्वेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज ऑल्सो नॉन एज द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टीपीएस बिकॉज द कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा एडॉप्टेड द सिस्टम इन द 1970s। तो आपको बताना कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जिसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि टीपीएस ने पहली बार जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसने अडॉप्ट किया था 1970s में। तो यहाँ पे जस्ट इन टाइम है, एबीसी है, एफएसएन या फिर वीईडी है। तो देखिए एबीसी, एफएसएन और वीईडी क्या है, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मॉडल, लेकिन जेआईटी क्या है, जस्ट इन टाइम। ये भी क्या है, एक तरीके से जेआईटी जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। तो इसको जो है टोयोटा ने अडॉप्ट किया था 1970 में, 1960 टू 1970 क्रेडिट जाता है जेआईटी जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को
नाम से जाता है। एमआरपी इन बिजनेस ऑपरेशन रिफर्स टू, एमआरपी का मतलब क्या होता है बिजनेस ऑपरेशन में? तो मास्टर रिसोर्स प्रोडक्शन, मैनेजमेंट रिएक्शन प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो एमआरपी आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी प्लान करना, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी कहलाता है बिजनेस ऑपरेशन में। व्हिच आर थ्री डिफरेंट बेसिस टू इस्टेब्लिश एन एक्टिविटी टाइम, यानी कि किसी भी एक्टिविटी टाइम को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा तीन डिफरेंट बेस है? पास्ट एक्सपीरियंस, जजमेंट, हिस्टोरिकल डेटा, फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए किसी भी एक्टिविटी टाइम को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो कि किसी काम के लिए कितना टाइम लग सकता है, तो उसके लिए हम पास्ट एक्सपीरियंस या फिर जजमेंट या फिर हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा। Which photographic technique is used to record path of motion of the member of the body during method study? तो मेथड स्टडी के ड्यूरिंग में जो मेंबर ऑफ बॉडी होते हैं उनका पाथ क्या होगा मोशन का, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो फोटोग्राफिक टेक्निक यूज होती है उसको क्या कहते हैं? एक्रोग्राफ, साइक्लोग्राफ, साइक्लोग्राम या फिर साइक्लोस्कोप। तो उसको कहते हैं हम ऑप्शन बी साइक्लोग्राफ। साइक्लोग्राफ में जो है वो टेक्निक होती है, वो फोटोग्राफिक टेक्निक होती है जहाँ पे हम पाथ ऑफ मोशन को रिकॉर्ड करते हैं मेंबर ऑफ बॉडी का ड्यूरिंग मेथड स्टडी में। नेक्स्ट है ए और एन डैश हिस्ट्री कार्ड इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड इंजीनियरिंग चेंजेस कैरिड आउट इन द इक्विपमेंट ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ सर्विस, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट में जो भी हमने रिपेयर, रिप्लेसमेंट या इंजीनियरिंग चेंजेस किए हैं उसके हिस्ट्री कार्ड को क्या कहते हैं? सर्विस, इक्विपमेंट, रिपेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड। ए एन equipment history card is the record of all repair, replacement and engineering changes carried out in the equipment during its period of service. A master production system schedule, a master production schedule contains information about, तो जो master production schedule होता है उसमें क्या information होती है? quantities and required delivery date of all assemblies, quantity and required delivery date of final product, inventory on hand for each sub assembly, inventory on hand for each final product। तो master product शेड्यूल में क्या होता है? क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, उसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। एमपीएस स्टैंड फॉर, एमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बिजनेस ऑपरेशन में? तो करेक्ट ऑप्शन है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अभी आपने जस्ट देखा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल स्पेसिफाई, तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या स्पेसिफाई करता है? नीचे दिए ऑप्शन में से द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, व्हाट कंपोनेंट इज टू बी मेड एंड व्हेन, व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी मेड एंड व्हेन, या फिर द लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या कहलाता है? व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी मेड एंड व्हेन, क्या बनाना है और कब बनाना है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5R ऑफ बाइंग, तो बाइंग का जो 5R होता है उसमें से नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा एक नहीं है? राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट सोर्स या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि 5R ऑफ बाइंग में क्या होता है? ये ऊपर के तीनों ही होते हैं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 5R में होता क्या? देखिए राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी, ये 5R ऑफ बाइंग कहलाते हैं। राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी, ये आपको याद करना होगा, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड पार्ट लिस्ट और बिल्डिंग लिस्ट इज द डॉक्यूमेंट जनरेटेड एट द डिजाइन स्टेट। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डिजाइन स्टेज पे जनरेट किया जाता है, जिसमें हम पार्ट लिस्ट या फिर बिल्डिंग लिस्ट भी कहते हैं उसको। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यानी एमआरपी, बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल, एमपीएस यानी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए एमआरपी और एमपीएस आपने पहले ही देख लिया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्ट लिस्ट या बिल्डिंग लिस्ट होता है जो कि जनरेट किया जाता है डिजाइन स्टेज, उसको हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल, BOM। नेक्स्ट है डैश आर द बेसिक मटेरियल व्हिच हैव नॉट अंडरगॉन एनी कन्वर्जन सिंस दे आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, यानी कि जब से वो सप्लायर से आए हैं वो मटेरियल जो कि किसी भी कन्वर्जन में नहीं गए हैं, जब से वो सप्लायर के पास से आए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, रॉ मटेरियल, फिनिश पार्ट्स या फिर वर्क मेड पार्ट्स। तो देखिए वर्क इन प्रोग्रेस यानी उस पर कन्वर्जन चल रहा है, रॉ मटेरियल यानी कि जो सप्लायर से लेके आए हैं, फिनिश पार्ट्स जो कि बन चुका है, कन्वर्जन काम हो चुका है, वर्क मेड पार्ट्स यानी कि वर्क करने उसमें कुछ पार्ट्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा, सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल लेके आए हैं, अभी तक कन्वर्जन में वो गए नहीं है, तो ऑप्शन बी रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है डैश इज द टाइम दैट इलेप्सेस बिटवीन इशूइंग रिप्लेसमेंट, रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल इन स्टोर। तो आपको बताना कि कौन सा टाइम होता है जहाँ पे रिप्लेसमेंट यानी कि हमारे पास कोई ऑर्डर हम खत्म हो गया मटेरियल और उसके बाद हम ऑर्डर देते हैं, फिर हम कब रिसीव करते हैं, तो उसको जो बीच का टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी लीड टाइम कहते हैं उसको। नेक्स्ट है डैश इज द टास्क ऑफ बाइंग गुड्स एंड राइट क्वालिटी इन द राइट क्वांटिटीज एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जहाँ पे हम एक टास्क होता है जहाँ पे हम गुड्स को राइट क्वालिटी में, राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे और राइट प्राइस में परचेज करते हैं, सप्लाइंग, परचेजिंग, स्क्रूटनाइजिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियर होगा, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंग कर रहे हैं, गुड्स को हम खरीद रहे हैं राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम और राइट प्राइस में, तो ऑप्शन बी
परचेजिंग इज द राइट ऑप्शन। ब्रेकिंग अप द ऑर्डर एंड रनिंग पार्ट ऑफ इट अहेड ऑफ शेड्यूल इज नॉन एज, यानी कि आप कोई ऑर्डर को ब्रेक कर दे रहे हो और उसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा आगे, रनिंग पार्ट ऑफ इट अहेड, यानी कि उसका कोई पार्ट जो है अहेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आगे लेके जा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन स्प्लिटिंग, लॉट स्प्लिटिंग, पैकिंग या फिर ओवरलैपिंग। तो आप इसको कहते हैं ऑप्शन भी लॉट स्प्लिटिंग कहते हैं। लॉट को स्प्लिट कर देना और फिर शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको आगे अहेड लेके चलना, उसके आगे रन करना उसको। नेक्स्ट है द वर्क मेजरमेंट मेथड दैट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर सेटिंग टाइम स्टैंडर्ड फॉर ए जॉब इज। तो आपको बताना है कि वर्क मेजरमेंट मेथड का वो टेक्निक जो कि हम टाइम स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए यूज करते हैं किसी भी जॉब का, तो उसको क्या कहते हैं? वर्क सैम्पलिंग मेथड, प्री डिटरमाइंड डेटा अप्रोच, एलिमेंटल स्टैंडर्ड डेटा अप्रोच या फिर टाइम स्टडी मेथड। तो नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पे टाइम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं किसी भी जॉब को असाइन करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी टाइम स्टडी मेथड कहते हैं। वर्क स्टडी का ही जो है टाइम होता है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। नेक्स्ट है द वर्क मेजरमेंट मेथड दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर टाइम स्टडीज। तो वर्क मेजरमेंट मेथड का वो पार्ट जो कि नीड फॉर टाइम स्टडी को हटा देता है, एलिमिनेट कर देता है, अलग कर देता है, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, बट ऑब्वियस बात है, प्री डिटरमाइंड डेटा अप्रोच, यानी कि हमने पहले ही डिटरमाइन कर रखा है, तो प्री डिटरमाइंड डेटा अप्रोच, यहाँ पे टाइम स्टडी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्क मेजरमेंट टेक्निक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वर्क मेजरमेंट टेक्निक जो है नीचे दिए ऑप्शन है सभी को इंक्लूड करता है एक्सेप्ट, यानी एक को नहीं इंक्लूड करता, तो जिसको नहीं इंक्लूड करता है वो आपको बताना कि कौन सा है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, टाइम स्टडी, वर्क सैम्पलिंग या प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम डेटा सिस्टम। तो देखिए टाइम स्टडी, वर्क सैम्पलिंग और प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम डेटा सिस्टम ये क्या है? वर्क से रिलेटेड है, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये क्या है? एचआर का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, तो ये वहाँ पे होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये वर्क मेजरमेंट टेक्निक में नहीं आता है। नेक्स्ट है ए सिस्टम दैट ट्रिगर ऑर्डरिंग ऑन ए यूनिफॉर्म टाइम बेसिस इज कॉल्ड। तो ए सिस्टम दैट ट्रिगर ऑर्डरिंग ऑन ए यूनिफॉर्म टाइम बेसिस, यानी कि यूनिफॉर्म टाइम होता है, यानी कि फिक्स टाइम होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड क्वांटिटी सिस्टम, रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम, फिक्स्ड पीरियड सिस्टम या फिर ऑप्शन डी EOQ। तो इसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड पीरियड सिस्टम, यूनिफॉर्म टाइम बेसिस, यानी कि एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम इंटरवल पे ऑटोमेटिक ऑर्डर जो है रीऑर्डर हो जाता है, तो फिक्स्ड पीरियड सिस्टम कहलाता है वो। एक्स्ट्रा यूनिट दैट आर हेल्ड इन इन्वेंट्री टू रिड्यूस स्टॉक आउट आर कॉल्ड। तो वो एक्स्ट्रा यूनिट जो कि हम इन्वेंट्री में रखते हैं ताकि स्टॉक आउट से बच सकें, यानी कि हमारे पास पूरा स्टॉक खत्म हो गया, ऐसी नौबत ना आए, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा यूनिट रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, रीऑर्डर पॉइंट, डिमांड वेरिएंस या फिर सेफ्टी स्टॉक। तो उसको कहते हैं ऑप्शन डी सेफ्टी स्टॉक, यानी कि सेफ्टी स्टॉक। स्टॉक जो है सेफ्टी पर्पज के लिए, अचानक से कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़े तो हम अपने सेफ्टी स्टॉक से लेके आते हैं, हम स्टॉक आउट से बच सकते हैं, तो एक्स्ट्रा यूनिट रखते हैं। साइकिल काउंटिंग क्या होता है? क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है प्रोवाइड ए मेजर ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ऑप्शन बी है assumes that all inventory record must be verified with the same frequency, ऑप्शन सी है कैन नॉट बी डन इन एन इंडिपेंडेंट डिमांड सिचुएशन, ऑप्शन डी है इज ए प्रोसेस बाय विच इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड। तो साइकिल काउंटिंग, देखिए साइकिल काउंटिंग की जा रही है, तो क्या है? ये प्रोसेस है जहां पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को हम वेरीफाई करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिसीज बेस्ड ऑन ABC एनालिसिस माइट इंक्लूड इन्वेस्टिंग। तो जो पॉलिसीज होती हैं ABC पे जो बेस्ड करती हैं, उसमें क्या जो है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इंक्लूड हो सकता है? मोर इन इन्वेंट्री सिक्योरिटी फॉर C आइटम, यानी कि उसमें हम C आइटम की इन्वेंट्री पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मोर इन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर A आइटम, A आइटम के सप्लायर डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। द मोस्ट टाइम एंड एफर्ट वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड फॉर B आइटम के लिए ज़्यादा हम टाइम और एफर्ट लगाते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर सकें। या फिर एक्स्ट्रा केयर इन फोरकास्टिंग फॉर C आइटम की फोरकास्टिंग के लिए एक्स्ट्रा केयर पे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोर इन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर A आइटम, क्योंकि A क्या है? हाई वैल्यू का होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा सप्लायर डेवलपमेंट पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है डैश इज द परसेंटेज ऑफ सर्विस सब्सक्राइबर हु डिसकंटिन्यू देयर सब्सक्रिप्शन विद इन ए गिवन टाइम पीरियड। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये शो करता है कि वो सब्सक्राइबर जो छोड़ के चले जा रहे हैं, अपना सब्सक्रिप्शन खत्म कर दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसको क्या कहते हैं? उस परसेंटेज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कस्टमर चर्न। आपको याद करना होगा कस्टमर चर्न, यानी कि वो परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर जो कि हमारे किसी गिवन टाइम ऑफ पीरियड में हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म करके चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है द 2080 रूल स्टेट। तो 2080 रूल आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको देखिए आप सीधा सीधा आंसर पे आते हैं, इसको कहते हैं द टॉप 20% ऑफ कस्टमर्स जनरेट 80% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। इसको ये कहते हैं। तो 2080 रूल क्या कहलाता है कि 20% ऑफ कस्टमर जो है नॉर्मली कंपनी का 80% कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ये 2080 रूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ISO 14000 सर्टिफिकेशन। तो ISO 14000 सर्टिफिकेशन किस लिए होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होता है कि ये
इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, तो इट डील विद द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ISO 14000 सर्टिफिकेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस कुड ए सीमेंट प्लांट बी मोस्ट लाइकली टू यूज। तो जो सीमेंट प्लांट होते हैं उनमें कौन से टाइप का जो है प्रोसेस यूज किया जाता है नॉर्मली, कंटिन्यूअस फ्लो, प्रोजेक्ट सी, जॉब शॉप या फिर फ्लो शॉप। तो देखिए जो सीमेंट प्लांट होते हैं उसमें नॉर्मली कंटिन्यूअस फ्लो जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीमेंट प्लांट के लिए कंटिन्यूअस फ्लो जो है यूज किया जाएगा प्रोसेस। व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ कॉस्ट इन क्विंग एनालिसिस। तो जो क्विंग एनालिसिस होता है उसमें जो दो इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं कॉस्ट के, वो क्या हो सकते हैं, अराइवल एंड डिपार्चर, अराइवल एंड आइडलनेस, वेटिंग कस्टमर एंड कैपेसिटी, या फिर ऑप्शन डी इक्विपमेंट ब्रेकडाउन एंड डिपार्चर। तो देखिए क्विंग एनालिसिस में नॉर्मली वेट जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वेटिंग कस्टमर और कैपेसिटी की, कितना कस्टमर वेट कर सकता है और क्या कैपेसिटी है। तो ये कॉस्ट जो है टू सोर्सेज होते हैं कॉस्ट के, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है Which of the following term reflect Japanese view of continuous improvement। तो आपको बताना है कि जापानीज व्यू ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कौन सा टर्म रिलेटेड है। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि काइजन, काइजन क्या होता है, काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जापानीज व्यू ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए होता है काइजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अगेंस्ट ए कंपनी रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीडर इन दैट इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो कंपनी उस इंडस्ट्री में कोई कंपनी है जो कि लीडर है, उससे जब आप अपनी चीज़ों को कंपेयर करते हो तो उसको क्या कहलाता है, बेंचमार्किंग, गैप एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल, प्रोसेस कंट्रोल या फिर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, उसको कहते हैं बेंचमार्किंग। ये जनरल क्वेश्चन है कि जब आप अपने लीडर से अपने आप की प्रोसेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करते हो, कंपेयर करते हो, तो उसको क्या कहलाता है, बेंचमार्किंग। नेक्स्ट है रिफर्स टू द स्टेज ऑफ PDCA, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल होता है, PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। तो वो कौन सा स्टेज है जहां पे हम इंप्रूवमेंट प्लान को इवेलुएट करते हैं, आपको बताना है। रिफर टू द स्टेज ऑफ PDCA साइकिल दैट इन्वॉल्व इवेलुएटिंग द इंप्रूवमेंट प्लान। ऑप्शन ए है प्लान, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है डू, ऑप्शन सी है चेक, ऑप्शन डी एक्ट। तो इवेलुएट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट ए फ्यू इंप्रूवमेंट इन ए फ्यू की एरिया ऑफ ऑपरेशन विल हैव मोर इंपैक्ट देन मेनी इंप्रूवमेंट इन मेनी अदर एरिया इन इज कंसिस्टेंट विद दी। तो आपको बताना कि कौन सा फिनोमेना है जहां पे ये कहा जाता है कि कुछ की एरिया है ऑपरेशन के वहीं पे इंप्रूवमेंट करिए, ना कि सारे इंप्रूवमेंट्स करिए सारी जगह पे। तो उसको क्या कहलाता है, कौन से फिनोमेना में, ये इरविन फिनोमेना, पेरेटो फिनोमेना, स्टीवेंसन फिनोमेना, या फिर ऑप्शन डी टेलरियर फिनोमेना। तो देखिए अभी आपने जस्ट पढ़ा 20-80 रूल, 20-80 रूल को हम क्या कहते हैं, पेरेटो फिनोमेना भी कहते हैं। तो 20 में क्या है कि 20% पे फोकस करिए, 80% कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन बी पेरेटो फिनोमेना भी यही कहता है कि जो की एरिया है ऑपरेशन के उस पर फोकस करिए, ना कि सारे एरिया में जो है इंप्रूवमेंट करने बैठ जाइए आप। नेक्स्ट है द 6 Rs about operational objective of logistic management include right response, right quality, right quantity, right value, right cost, trade off and। तो आपको बताना कि जो 6 Rs होते हैं ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव के, उसमें से कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से एक और है। तो आपको ऊपर तो दे दिए गए हैं 5, आपको छठा R बताना है कौन सा होगा। तो राइट रिस्पॉन्स, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट वैल्यू, राइट कॉस्ट, ट्रेड ऑफ एंड राइट। तो करेक्ट ऑप्शन है राइट इन्फॉर्मेशन। ये 6 R होते हैं, 5 R ऑफ बाइंग पढ़ा था, यहाँ पे 6 R ऑफ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है द टर्म लॉजिस्टिक्स स्टेम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो लॉजिस्टिक जो टर्म आया है ये कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, लॉजिको, लॉबिस्टिको, लॉजिस्टिकोस, या फिर ऑप्शन डी लोगो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो ग्रीक वर्ड है लॉजिस्टिकोस, इस वर्ड से आया है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब कि जो आपका गुड्स और सर्विसेज होता है, जो गुड्स होता है जो हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। पेरेटो चार्ट आर यूज टू। तो जो पेरेटो चार्ट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई इंस्पेक्शन पॉइंट इन ए प्रोसेस, यानी जो भी इंस्पेक्शन पॉइंट होते हैं प्रोसेस में उसको आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइज एरर, प्रॉब्लम और डिफेक्ट, यानी कि जो एरर है या फिर प्रॉब्लम है या फिर डिफेक्ट उसको ऑर्गेनाइज करना, आउटलाइन प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल को आउटलाउट करना, या फिर शो एंड असेंबली सीक्वेंस, असेंबली सीक्वेंस को शो करना। तो जो पेरेटो चार्ट का यूज होता है वो नॉर्मली होता है एरर या प्रॉब्लम या फिर डिफेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना। तो पेरेटो चार्ट किस लिए होता है, ऑप्शन बी के लिए। नेक्स्ट है एक क्वालिटी सर्कल होल्ड्स ए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एंड अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लॉज इन ए प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट में जो भी फ्लॉज या कमी है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। तो विच टूल डू यू सजेस्ट दे यूज टू ऑर्गेनाइज देयर फाइंडिंग्स। तो कौन सा टूल यूज करना चाहिए, इशिकावा डायग्राम, पेरेटो चार्ट, प्रोसेस चार्ट, या फिर कंट्रोल चार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए इशिकावा डायग्राम। इशिकावा डायग्राम को जो हम फिशबोन भी कहते हैं, तो वो जो है डायग्राम यूज करना चाहिए किसको, क्वालिटी सर्कल को, जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी होता है, जिससे हम जो भी प्रोडक्ट
की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम फ्लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। पोकायोक इज ए जापानीज टर्म फॉर, तो जो पोकायोक है ये भी क्या है, टेक्निक है। तो ये जापानीज टर्म होता है किसके लिए, कार्ड के लिए, फुल प्रूफ के लिए, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, फिर फिशबोन डायग्राम के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, पोकायोक फुल प्रूफ के लिए होता है। जापानीज टर्म फुल प्रूफ का मतलब होता है पोकायोक। द 5 पिलर ऑफ TQM इंक्लूड प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, पीपल एंड। तो जो 5 पिलर होते हैं TQM यानी टोटल क्वालिटी मेजरमेंट के लिए, वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, पीपल 4 दे दिए गए हैं, 5 आपको बताना है। तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप है, सुपरविजन कौन सा होता है। तो TQM के जो 5 पिलर हैं वो है प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम, पीपल एंड लीडरशिप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक दैट सॉर्ट्स द वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइबल मेनी इज। तो देखिए फिर से क्या है, वाइटल फ्यू से ट्राइबल मेनी, यानी कि कुछ 20-80 वाइटल फ्यू 20, ट्राइबल मेनी 80। तो ये क्या है, पेरेटो एनालिसिस कहलाता है। ऑप्शन बी पेरेटो एनालिसिस। थिंक ऑन द बेस्ट एंड देन ऑन द रेस्ट इज रिलेटेड विथ। तो आपको बताना है कि कौन से में ये कहा जाता है कि बेस्ट पे थिंक करिए, बाकी बाद में रेस्ट पे सोचिएगा। तो ABC, VED, JIT फिर MRP। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो जो हाई वैल्यू के उन पर पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी बाद में ध्यान दीजिएगा। Who among the following is associated with the contribution to quality control in operation management। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑथर है जो कि क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन है। तो चार्ल्स बेबेज, हेनरी फोर्ड, फ्रैंक गिलवर्थ या फिर W एडवर्ड्स डेमिंग। तो देखिए आपने डेमिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल को लेके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी W एडवर्ड्स डेमिंग जो है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए एसोसिएटेड है, कंट्रीब्यूशन उनका है। VMI स्टैंड फॉर, तो VMI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री कहलाता है। VMI वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, याद करना होगा आपको। नेक्स्ट है रोला, ROLA इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मीन्स। तो रोला का लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में क्या मतलब होता है, रिटर्न ऑन लोकल एसेट्स, रिटर्न ऑन लॉजिस्टिक एसेट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल एसेट्स या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉजिस्टिक एसेट्स। तो इसको कहते हैं रिटर्न ऑन लॉजिस्टिक एसेट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रोला इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मीन्स रिटर्न ऑन लॉजिस्टिक एसेट्स। नेक्स्ट है इफ फिशबोन डायग्राम इज ऑल्सो नॉन एज। तो जो फिशबोन डायग्राम होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, पोकायोग डायग्राम, कैजन डायग्राम, फिर टगुची डायग्राम। तो जो फिशबोन डायग्राम होता है उसको हम जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, यानी कि क्या कॉज है और क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, उसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। नेक्स्ट है डैश हैपेंस इन मैन्युफैक्चरिंग व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिस्टॉर्टेड एज इट मूव्स अप स्ट्रीम इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन कस्टमर से रिलेटेड जो कि क्या होती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है जैसे जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऊपर की तरफ पहुंचती है, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिस्टॉर्ट होने लगती है। कंज्यूमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होने लगती है जब भी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नीचे से ऊपर पहुंचती है। तो उसको क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, बुलविप इफेक्ट, सप्लाई इफेक्ट या फिर डिमांड इफेक्ट। उसको कहते हैं बुल व्हिप इफेक्ट। यानी कि ऊपर जाते जाते वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, डिस्टॉर्ट होने लगती है, यानी गायब होने लगती है। तो उसको कहते हैं बुल व्हिप इफेक्ट। द फादर ऑफ JIT यानी जस्ट इन टाइम के फादर किसको कहा जाता है। तो टेलर हैं, टैची ओनो है, जेम्स मोरहाउस है या फिर ड्रकर। तो किसको कहा जाता है JIT का फादर। तो जस्ट इन टाइम मेथड को कहा जाता है ताइची ओनो। ऑप्शन बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइजन इज ए जापानीज टर्म मीनिंग। तो काइजन अभी आपने देखा था कि काइजन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है वैल्यू अबव द अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इंडिकेट पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट। ऑप्शन बी कंट्रोल चार्ट आर बिल्ट सो दैट न्यू डेटा कैन बी क्विकली कंपेयर टू पास्ट परफॉर्मेंस डेटा। ऑप्शन सी है कंट्रोल चार्ट ग्राफिकली प्रेजेंट डेटा। ऑप्शन डी है कंट्रोल चार्ट प्लॉट डेटा ओवर टाइम या फिर ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कंट्रोल चार्ट के लिए है, यहाँ पे सारे ऑप्शन जो ABCD हैं ये सारे के सारे कंट्रोल चार्ट्स को लेकर सही हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ पे तो हमने सारे पॉइंट्स इसलिए सही रखे ताकि आपको पता चले कि हाँ कंट्रोल चार्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए जहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन इनमें से दे दिया जाए, बाकी सारे के सारे गलत ऑप्शन दे दिए, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको चारों पॉइंट पता होने चाहिए कि कंट्रोल चार्ट क्या कर रहा होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक में के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूज नहीं होता है, MRP, DRP, TQM फिर JIT। तो देखिए इन्वेंट्री को मैनेज करने की बात हो रही है तो MRP मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग हो गया, DRP है और JIT है, ये दोनों भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होते हैं। लेकिन TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए टेक्निक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी TQM ये नहीं है। द डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्वीहार्ट साइकिल। तो स्वीहार्ट साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लान। प्लान जो है फर्स्ट स्टेप होता है।
डैश इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन और प्रोसेस। तो आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से ये शो करता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को शो करता है जो कि किसी भी ऑपरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट, कंट्रोल चार्ट या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो देखिए क्या होता है, कंट्रोल चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये क्या है, कंट्रोलिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक, लेकिन ऑपरेशन या प्रोसेस में कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं उनको जो शो करता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन बी फ्लो चार्ट कहते हैं उसको। नेक्स्ट है टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस इज नॉन एज। तो टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का टेक्निक उनके डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस के बेसिस पे किस में होता है, पेरेटो एनालिसिस में, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में, हिस्टोग्राम है, स्कैटर डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए उनकी डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन है पेरेटो एनालिसिस, 2080 रूल। नेक्स्ट है इन 1987 द आईएसओ पब्लिश्ड फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट कॉल्ड। तो आईएसओ ने 1987 में पहला सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का पब्लिश किया था, तो उसको क्या कहते हैं, आईएसओ 9000, आईएसओ 9001, आईएसओ 14000 या फिर आईएसओ 14001। तो उसको कहते हैं आईएसओ 9000। ये जो है पहला 1987 में पहला सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है रिलीज किया गया था। जो आईएसओ 9000 होता है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वहीं पे आईएसओ 14000 इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा था जो कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए जो है था।